नमस्ते सभी को शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक एआई संचालित बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास हैं श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। तो आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं व्यंग्यात्मक कृति राग दरबारी की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। ये किताब 1968 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी गूंज, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महसूस होती है, शायद कुछ ज्यादा ही। बिल्कुल। राग दरबारी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो जैसे आज़ादी के बाद के भारत का, खासकर ग्रामीण भारत का एक एक्सरे है। और ऐसा एक्सरे जो हंसाते हंसाते आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये उन सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयों पर एक तीखा, मज़ेदार और हाँ, अक्सर चुभने वाला कटाक्ष है, जिन्हें शायद हम देखना नहीं चाहते। और 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो इसकी साहित्यिक अहमियत को और पुख्ता करता है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस किताब के मूल तत्वों को समझें, इसके व्यंग्य की धार को महसूस करें, और ये भी कि 50 साल से ज्यादा पुरानी होकर भी ये कहानी आज भी इतनी ताज़ा, इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. चलिए तो फिर शुरू करते हैं शोपालगंज की यात्रा। कहानी का केंद्र है उत्तर प्रदेश का ये काल्पनिक गांव। लेकिन ये कोई वैसा आदर्श गांव नहीं है जैसा हम अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं। यहाँ कहानी रंगनाथ नाम के एक युवा शोधकर्ता के आने से शुरू होती है। वो शहर से गांव आता है, कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए और रिसर्च के लिए भी। हाँ, रंगनाथ वो अपने प्रभावशाली चाचा वैद्य जी के यहाँ रहने आता है। उसका इरादा तो यही है कि वो ग्रामीण जीवन का अध्ययन करेगा, शायद कुछ आदर्शवादी विचारों के साथ आता है। लेकिन शिवपालगंज में उसका स्वागत आदर्शों से नहीं होता, बल्कि एक बेहद जटिल, उलझी हुई हकीकत से होता है। उसे वो भारत की आत्मा वाला गांव नहीं मिलता जिसके बारे में आज़ादी के बाद के भाषणों में सुना था। उसे मिलता है भ्रष्टाचार, चाटुकारिता, भाई भतीजावाद और हर तरफ फैली अवसरवादिता का एक जीता जागता नमूना। एक ऐसा आईना है जिसमें पूरी व्यवस्था का असली चेहरा दिखता है। और इस चेहरे को दिखाने वाले पात्र भी बड़े दिलचस्प हैं, कमाल के कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो रंगनाथ ही है, पढ़ा लिखा, शहरी, थोड़ा आदर्शवादी किस्म का युवक। उसके नज़रिए से, उसकी थोड़ी बाहरी और कह सकते हैं भोली आंखों से हम शिवपालगंज की विडंबनाओं को, वहाँ के किरदारों के दोहरेपन को देखते हैं। वो एक तरह से हमारा गाइड है इस दुनिया में। लेकिन जल्दी वो सिर्फ दर्शक नहीं रह जाता, बल्कि उस माहौल की घुटन महसूस करने लगता है। बिल्कुल। और फिर हैं उसके चाचा वैद्य जी, गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। वो सिर्फ एक आयुर्वेदिक वैद्य नहीं है, वो कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ है। वह उस चालाक, धूर्त और स्वार्थी ग्रामीण राजनीति का प्रतीक है जो ऊपर से नैतिकता का लबादा ओढ़े रहती है। उनके जरिए लेखक दिखाते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर सत्ता का खेल खेला जाता है, कैसे संस्थानों पर कब्जा होता है और कैसे आदर्शों की बातें वो सिर्फ दिखावा होती हैं। वैद्य जी कोई विलेन नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के एक सफल उत्पाद है, कह सकते हैं। हाँ, सिस्टम को यूज करना जानते हैं जी। वैद्य जी के अलावा भी कई यादगार किरदार हैं। बद्री पहलवान हैं जो वैद्य जी के बेटे हैं, और छोटे पहलवान भी। फिर लंगड़ हैं। हाँ, लंगड़ छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के चपरासी और गांव की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सनीचर है जो असल में मंगल कहलाता है, प्रिंसिपल साहब हैं। हाँ, ये सब मिलकर शिवपालगंज का पूरा ताना बाना बनते हैं। और ये महज कार्टून या कैरिकेचर नहीं लगते, असली लगते हैं। सही कहा। ये किरदार गांव के रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी शुद्रताओं, मजबूरियों,
वो जो जुगाड़बाजी होती है और उस अजीब सी हाजिर जवाबी को दिखाते हैं जिसके सहारे लोग ऐसी व्यवस्था में अपना गुजारा करते हैं। लंगड़ का ही उदाहरण ले, वो विकलांग है लेकिन व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाना जानता है। बद्री पहलवान अपनी ताकत और पिता के रसूख का इस्तेमाल करता है। हर कोई किसी न किसी तरह इस दौड़ में शामिल है। इन पात्रों के माध्यम से शुक्ल जी गांव के जीवन की एक बहुस्तरीय, जटिल और अक्सर हास्यास्पद तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ हंसाते नहीं, दिखाते हैं कि कैसे हर कोई अपने अस्तित्व और थोड़े से फायदे के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ मुख्य निशाना क्या है? जाहिर तौर पर राजनीति और नौकरशाही पर तीखा व्यंग्य है ना? किताब परत दर परत खोलती है कि कैसे सरकारी योजनाएं, चाहे वो विकास के लिए हों या शिक्षा के लिए, जमीन पर पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार और स्थानीय दबंगों की स्वार्थ पूर्ति का जरिया बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल। पंचायत की राजनीति हो या कॉलेज का मैनेजमेंट, हर जगह वही जोड़ तोड़, वही घुटबाजी नजर आती है। पढ़ते हुए कई बार लगता है कि ये 1968 की नहीं, आज की कहानी है। बिल्कुल सही। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प है सामाजिक नैतिकता का पाखंड। वो उपन्यास के केंद्र में है। सार्वजनिक मंच पर बातों में हर कोई न्याय, ईमानदारी, देश सेवा, गांधीवादी मूल्यों की दुहाई देता मिलेगा। वैद्य जी तो खुद इसमें माहिर हैं, लेकिन निजी जीवन में, असली फैसलों में वही लोग जोड़ तोड़, लालच, जातिवाद और सत्ता के नंगे खेल में लगे रहते हैं। ये दोहरापन इतना स्वाभाविक हो गया है कि किसी को खटकता भी नहीं। रंगनाथ जैसे बाहरी व्यक्ति को ही ये विसंगति साफ नजर आती है। ये दिखाता है कि कैसे कथनी और करनी में एक गहरी खाई बन चुकी है। और इसी से जुड़ा है वो शहर बनाम गांव का टकराव। रंगनाथ शहर से जो किताबी आदर्शवाद और प्रगतिशीलता के विचार लेकर आता है, वो शिवपालगंज की जमीनी हकीकत, वहां के लोगों की प्रैक्टिकल या कहें अवसरवादी सोच से बुरी तरह टकराता है। हाँ, बुरी तरह। वो गांव को सुधारना चाहता है, पर गांव अपने ढर्रे पर मस्त है। ये टकराव दिखाता है कि सैद्धांतिक प्रगति की बातें करना कितना आसान है और जमीनी स्तर पर बदलाव लाना कितना मुश्किल, खासकर जब व्यवस्था खुद ही सड़ चुकी हो। हाँ, रंगनाथ की निराशा और उसका मोहभंग उपन्यास का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि शुक्ल जी सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे। वे गांव वालों की उस जमीनी हास्य वृत्ति, उस लचीलेपन और उस देसी चतुराई का भी चित्रण करते हैं जिसके सहारे वो इस मुश्किल और अन्यायपूर्ण व्यवस्था में न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि कई बार व्यवस्था को ठिंगा भी दिखा देते हैं। हाँ, उनमें एक जीवटता है, वो सिर्फ पीड़ित नहीं है। बिल्कुल। और इस जीवटता और यथार्थ को पकड़ने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि समीक्षकों ने भी कहा है, भाषा बेहद जमीनी है। ठेठ उत्तर भारतीय गांव की बोली, मुहावरों और लहजे से भरी हुई ये भाषाई किरदारों और माहौल को जिंदा कर देती है। बिल्कुल, भाषा इस उपन्यास की आत्मा है, कह सकते हैं। शुक्ल जी ने लोक भाषा के शब्दों, कहावतों और उस व्यंग्यात्मक अंदाज का इतनी कुशलता से इस्तेमाल किया है कि वो पाठक को सीधे उस माहौल में ले जाती है। कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे चोट करती हैं और हिंदी साहित्य में मतलब अमर हो गई हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था पर वो टिप्पणी है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। या फिर व्यवस्था के पाखंड पर, अगर हम ससुराल से भाग जाएं तो समाज हमें ससुराल से भागा हुआ कहेगा या स्त्री त्यागी। थोड़ा अलग है पर भाव वही है पाखंड का। ये तीखेपन के साथ गहरी सच्चाई बयान करती हैं। हाँ, वो दूसरी पंक्ति भी बहुत मारक है, जिसकी पूंछ उठा के देखो वो मादा ही निकलती है। ये सत्ता और ताकत के खेल पर है शायद। ये पंक्तियां हंसाती जरूर हैं, लेकिन इनकी चुभन गहरी होती है। ये शुक्ल जी की शैली की खासियत है। तीखा व्यंग, सपाट बयानी वाला हास्य और कटाक्ष। ये कोई भारी भरकम उपदेशात्मक आलोचना नहीं है। ये हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर करती है। पढ़ने में बोझिल नहीं लगती, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। और ये व्यंग्य यथार्थ से कटा हुआ नहीं है, वो उसी से उपजता है। स्थितियां, भाषा, पात्रों की मानसिकता, सब कुछ बहुत पहचाना हुआ लगता है। इसीलिए ये इतना प्रभावी है। एक और बात जो शैली के बारे में महत्वपूर्ण है, वो है इसका ढांचा। ये कोई सीधी एक प्लॉट पर आधारित कहानी नहीं है,
बल्कि घटनाओं, किस्सों और चरित्रों के इर्द गिर्द बुनी गई एक श्रृंखला जैसी है। हर घटना शिवपालगंज के जीवन का एक नया पहलू, एक नई विडंबना सामने लाती है। ये पाठक को एक पारंपरिक कथा के बजाय एक पूरे समाज का, एक पूरी व्यवस्था का अनुभव कराता है। शिवपालगंज खुद एक पात्र की तरह उभरता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी स्थायी प्रासंगिकता। जैसा हमने शुरू में कहा, किताब 1968 की है, पर आज भी क्यों इतनी मौजूद लगती है? ऐसा क्या है इसमें जो समय के साथ पुराना नहीं पड़ा? यही तो राग दरबारी का जादू है। इसकी प्रासंगिकता हैरान करने वाली है, सच में। शिवपालगंज में जो मुद्दे उठाए गए हैं, राजनीति का अपराधीकरण, शिक्षा व्यवस्था का खोखलापन, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, चाटुकारिता, न्याय व्यवस्था की धीमी गति, नैतिकता का पतन, क्या ये आज हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? है तो, बिल्कुल है। कई चीजें तो ऐसी लगती हैं जैसे शुक्ल जी भविष्य देख रहे थे। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे काम निकलवाने के लिए अंग्रेजी बोलने की जरूरत का जिक्र आता है उसमें, या फिर गांव के युवाओं का शहरों से डिसइल्यूजनेट होकर वापस लौटना, विकास योजनाओं का हश्र जो हम आज भी देखते हैं, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे, चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडे, ये सब आज भी खबरों में, हमारी रोजमर्रा की बहस में शामिल है। ये भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत खामियों की एक ऐसी कालातीत आलोचना पेश करती है जो दशकों बाद भी उतनी ही सच लगती है। ये सिर्फ 1960 के दशक के भारत का नहीं, बल्कि शायद मानव स्वभाव और सत्ता संरचनाओं की उन स्थायी कमजोरियों का चित्रण है जो आसानी से नहीं बदलती। इससे कई समीक्षकों ने भारतीय जीवन, खासकर ग्रामीण जीवन की सबसे प्रामाणिक व्याख्या करने वाली किताबों में से एक माना है। ये उस रोमांटिक धारणा को तोड़ती है कि गांव का जीवन बहुत सरल, शांत और नैतिक होता है। बिल्कुल, एकदम तोड़ती है। ये दिखाती है कि वहां भी संसाधनों पर कब्जे के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कितने दांव पेंच और गंदे खेल खेले जाते हैं। बिल्कुल, गांव में शायद संसाधन कम होते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण की लड़ाई उतनी ही भीषण होती है। धोखा, छल, जोड़ तोड़, हर हथकंडा अपनाया जाता है। शुक्ल जी दिखाते हैं कि गांव की समस्याएं बाहरी दुनिया को छोटी लग सकती हैं, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही उनकी जिंदगी की सच्चाई है। और ये समस्याएं सिर्फ व्यक्तिगत लालच का नतीजा नहीं, बल्कि विकास की उपेक्षा और एक सड़ चुकी व्यवस्था का प्रतिबिंब भी है। और सबसे बड़ी बात, ये व्यंग्य किसी खास वर्ग या विचारधारा तक सीमित नहीं है। ये इतना सहज और जमीनी है कि हर कोई इससे जोड़ सकता है। ये सरकारी पैसे के दुरुपयोग से लेकर पंचायत चुनाव की धांधली और उस पर आम लोगों की उदासीनता या कह लीजिए मजबूरी तक ग्रामीण जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। हाँ, ये हंसाती जरूर है, लेकिन पीछे एक उदासी, एक चिंता छोड़ जाती है। ये आज़ादी के बाद के उस मोहभंग को पकड़ती है जब बड़े बड़े आदर्शों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई चौड़ी होने लगी थी। ये साहित्य और राजनीति में प्रचलित ग्रामीण भारत की उस रुमानी छवि को चुनौती देती है और दिखाती है कि गांव भी सत्ता, राजनीति और मानवीय कमजोरियों के अखाड़े से अलग नहीं है, बल्कि शायद वहां ये चीजें ज्यादा नग्न और आदिम रूप में सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर राग दरबारी क्या है? ये हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। एक अत्यंत तीक्ष्ण, बहुस्तरीय व्यंग्यात्मक कृति जो ग्रामीण समाज की परतों को उधेड़ कर रख देती है। यह लोकतंत्र, विकास और प्रगति के बड़े बड़े नारों के पीछे छिपी असली राजनीति, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों और रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी मीठी विडंबनाओं को उजागर करती है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें आजाद भारत के गांव और शायद शहरों भी का एक बेचैन करने वाला अक्स दिखता है। और ये सब हमें भोले, आदर्शवादी, लेकिन धीरे धीरे डिसइल्यूजनेट होते परिवेक्षक रंगनाथ की आंखों से देखने को मिलता है। शिलाल शुक्ल ने शिवपालगंज के रूप में एक ऐसा माइक्रोकॉस्म रचा है जो एक ही समय में बेहद हास्यास्पद भी है और अंदर तक झकझोरने वाला भी है। ये उपन्यास बार बार ये साबित करता है कि इंसान का स्वभाव, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी चालाकियां, उसके विरोधाभास हर जगह, हर समय, चाहे वो शहर हो या गांव, कमोबेश एक जैसा ही रहता है। इसीलिए इसे असली भारत को समझने के लिए एक जरूरी किताब माना जाता है। ये शिलाल शुक्ल की राग दरबारी पर हमारी आज की चर्चा थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं
क्या श्रीलाल शुक्ल ने जिन व्यवस्थागत मुद्दों और मानवीय कमजोरियों का चित्र खींचा है वो सिर्फ शिवपालगंज या ग्रामीण भारत तक ही सीमित है, या फिर उनकी छाया हमें अपने आसपास की दुनिया में, अपने शहरों में, अपने दफ्तरों में, अपने संस्थानों में भी नजर आती है? ये सवाल शायद राग दरबारी को आज भी प्रासंगिक बनाए रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और समर्थन करने पर विचार करें। हम श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि वे इस अद्भुत पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। इसका लिंक आपको विवरण में मिल जाएगा। और हाँ, नीचे टिप्पणियों में हमें जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। नमस्ते।